जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि अभी कुछ देर पहले एसएससी आईएमटी 2022 का जो टीवी का नोटिस है वो आया था। तो मैंने उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन भी किया था कि इस जो पीडीएफ में काफ़ी ज़्यादा एरर है। ठीक है, तो आपकी जो पीडीएफ है, जो आपकी फाइल आएगी टीवी की, वो फिर से कल आपकी रिलीज की जाएगी। ठीक है, क्योंकि एसएससी आईएमटी ने अपने जो साइट है वहाँ से उसको हटा लिया गया है। तो पहले देखते हैं कि उसमें कौन-कौन सी एरर्स थी। सबसे बड़ी एरर तो यही थी कि जिन कैंडिडेट ने एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया था, उन सभी का इस लिस्ट में नाम नहीं था और जिन्होंने क्वालीफ़ाई नहीं किया था, उनका इस लिस्ट में नाम दे दिया गया था। तो हो सकता है कि जिनका आज नाम दिया है, हो सकता है कि वो बंदे वो हों, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। ठीक है? इसलिए आपस में जो नाम है, वो मिसमैच हो गए हैं। दूसरी एरर थी कि जो नाम दिया गया है लिस्ट में, तो कुछ-कुछ कैंडिडेट के साथ क्या हुआ है कि नाम किसी और का है और रोल नंबर किसी और का उन्होंने दे दिया है। तीसरी एरर थी कि उन्होंने जो लेटर्स हैं, मतलब जो वर्ड हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं दिया है, जो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं है। ठीक है? अच्छे से देखना पड़ रहा है उसको। उसके अलावा और भी 1-2 एरर हैं, तो उसको आईएमटी है कल ज़रूर रेक्टिफ़ाई कर लेगी। फिर से आपका कल नोटिस आ जाएगा। ठीक है? तो अब हाँ, अब देखते हैं कि लोगों के डाउट कौन-कौन से आ रहे हैं। पहला डाउट ये आ रहा है कि जैसे इसमें दिया हुआ था 14A पर, अगर आप किसी गवर्नमेंट बॉडी में, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या क्वासी गवर्नमेंट हो या ऑटोनॉमस बॉडी हो या पीएसयू हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपको फिल करना पड़ता है, ठीक है? कि आपने कब से कब तक काम किया है, जॉब की है, आप क्या क्या डेजिग्नेशन था, आपका जो एम्प्लॉयर था, मतलब आप कहाँ पर काम कर रहे थे, है ना? किस कैंटर पे काम कर रहे थे, वो लिखना होता है और आपने वो जॉब क्यों छोड़ी, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको, ठीक है? अब आती है प्राइवेट वालों का, क्योंकि इसमें प्राइवेट का भी ज़िक्र किया गया है। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज़ में या कहीं भी काम कर रहे हैं, ठीक है? उनको बता दूँ, अगर अगर आपका मान लो कि जो भी आपका वर्क प्रोफ़ाइल है, आपका ऑफ़िस है, वो गवर्नमेंट बॉडी के मिलता-जुलता है, जैसे कि आपका पीएफ कटता हो या ऐसी चीज़ें हो जिसको बाद में आपकी जो आईएमडी है, वो आपको पकड़ ले उन चीज़ों को, तब तो आप ज़रूर इसमें फ़िल कर देना। आपको लगता है कि आप जहाँ काम कर रहे हो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहेगा बाद में, तो आप चाहो तो इसको ना भी भरो। बात समझ आई? अगर आपको लगता है कि आप जहाँ अभी काम कर रहे हो प्राइवेट में, ठीक है? उसको एसएससी आईएमडी बाद में मान लो पकड़ लेती है, ठीक है? तब तो आप इसे फ़िल कर देना, जैसे कि पीएफ बनता है और भी जैसे कुछ गवर्नमेंट बॉडी जैसे कुछ काम होते हैं उसमें, है ना? जैसे अपने गवर्नमेंट में क्या होता है कि पैन कार्ड बनता है आपका, तो पैन नंबर से उससे मालूम पड़ जाता है कि आप अभी कहाँ जॉब कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? ऐसा अगर आप मान लो प्राइवेट में भी ऐसा आपके ऑफ़िस में ऐसा है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, फिर तो आपको फ़िल करना पड़ेगा इसमें। अगर नहीं है तो आप फ़िल ना करें, ठीक है? और जो दूसरा आ रहा है जो बीटेक है उसमें ईसी ब्रांच एलिजिबल है या नहीं है। आपको बता दूं मैं कि जो ईसी ब्रांच है, इसमें बताया गया है कि आपके पास फिजिक्स है, मिनिमम 1 साल या 2 सेमेस्टर होनी चाहिए। अब बात ये आती है, कई की जगह जो जो अपनी फिजिक्स है ईसी ब्रांच में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कई की जगह तो है 1 सेमेस्टर में, कई की जगह 2 सेमेस्टर में है, कई की जगह 3 सेमेस्टर में भी है और कई जगह पूरे 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल है। ठीक है? यहाँ पर आईएमटी ने अभी सिर्फ ये बोला है कि आपके पास मिनिमम 1 साल या फिर 2 सेमेस्टर में आपके पास फिजिक्स रहनी चाहिए। तो जो ईसी ब्रांच वाले हैं, ठीक है, ये सारे यहाँ पर एलिजिबल होंगे, कहीं कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोई दिक्कत के ड्यूटी कराने जाइए अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईसी ब्रांच एलिजिबल है, ठीक है? फिर बात आती है आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है? आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है नीचे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में, दिस शुड बी डन आफ्टर द कैंडिडेट हैज़ बीन फाइनली सेलेक्टेड। मतलब जब आप फाइनल सेलेक्टेड हो जाओगे, उसके बाद में आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि इन्होंने बोला है अपने नोटिस में कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में इसको लेकर जाना है बनवा के, लेकिन जबकि यहाँ दिया हुआ है जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तब आपको अपने साथ इसको बनवाना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को। तो देखो इसमें ये है कि वैसे तो नियम ये बोलता है, नियम तो क्या जो अब तक होता आया है वो ये होता आता है ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में ज्वाइनिंग के टाइम में, जैसे आपका डीबी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं आपसे मांगा जाता। जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती है
तब आपसे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, अटेस्टेशन फॉर्म की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, उसके अलावा कई सारी बातें होती हैं तमाम, जैसे कि नीचे से दिखा हुआ था कि आप शादी हुई है नहीं हुई उनके बारे में भी, ये सारी बातें आपके ज्वाइनिंग के टाइम की जाती हैं, अभी नहीं की जाती हैं, फिर भी इन्होंने किया है। साथ में ये भी लिखा है कि ये आपका जब फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे, अभी आप फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए हो, अभी आपका सिलेक्शन प्रोविजनल है। क्यों? क्योंकि अभी डीबी कराने सब जाएंगे, ठीक है, अभी वो देखेंगे कौन कौन इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है या नहीं है। कहीं मालूम पड़े आपकी परसेंटेज ही कम रह गई हो, लेकिन आपने फॉर्म फिल कर दिया हो, फिर भी डीबी कराने पहुंच जाएं। अभी कुछ बंदे हैं, कैंडिडेट हैं जो थोड़े डीबी में बाहर होंगे, है ना। अब फिर भी ये है कि मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आप एक साथ चाहो तो इसको फिल करवा के मत लेके जाओ, ठीक है। आपको कोई जॉब से नहीं निकालेगा, जब आपकी जॉइनिंग होगी तब भी आप इसको जमा करा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको जमा नहीं कराओगे तो आपको जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। जॉब मिलेगी आपको, आप इसको अभी फिल करा लो या बाद में फिल करा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि आपको कि आप इजी वे में इसको फिल करवा सकते हो तो करवा लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये किस तरह बनता है, ऊपर तो आपके कोई भी जैसे दिया हुआ है ना ऊपर सिग्नेचर वगैरह, तो यहाँ तो क्या होता है कि कोई भी आपके जो गजेटेड ऑफिसर होंगे वो साइन कर देंगे कि मैं इतने टाइम से इसको जानता हूँ, ठीक है। मिनिमम 6 महीने कम से कम रखना, ठीक है। और नीचे आपके जो भी कलेक्टर सर हैं, डीएम सर हैं या फिर एसडीएम है, नीचे वो साइन कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए भी प्रोसीजर होता है। वो पहले आपको बोलेंगे कि पुलिस थाने में जाइए, वहाँ से आप वेरीफाई करवा के लेके आइए, है ना। कई सारी तमाम बातें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर देखते हैं कि आपको यहाँ दिया हुआ है, उन्होंने कहा था ना कि 14 पैरा में जाके देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 14.1 पर लिखा हुआ है, कोई काम की बात नहीं है, आपके काम की बात है 14.4 पे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। सबसे पहले तो अपनी 10th की और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा जो जो अपना सर्टिफिकेट होता है, साथ ही साथ जो मार्कशीट होती है वो एक ही में है। अगर आपकी एक है तो आप एक ही लेकर जाइए सर्टिफिकेट और मार्कशीट को। लेकिन जो पुराने बंदे होते हैं उनका पहले अलग अलग आया करता था, सर्टिफिकेट अलग आता था और मार्कशीट अलग आया करती थी, तो वो दोनों लेकर जाएं, ठीक है। 10th का और 12th का अलग अलग लेकर जाना है, सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी अगर आपकी अलग अलग है, तो अगर एक ही है तो एक ही लेकर जानी है। दूसरा है, आपने जो भी किया हो, क्या क्या डिप्लोमा किया हो या डिग्री की हो, तो आपके सारे सेमेस्टर्स की जो मार्कशीट है वो लेकर जानी है। साथ ही साथ जो सारे आपके जैसे मान लो इंजीनियरिंग की है तो आपके 8 सेमेस्टर की एक ओवरऑल मार्कशीट निकल के आती है, ठीक है, उसको लेकर जाना है, जिसमें उसमें लिखे होते हैं कितने मार्क्स है, कैसे क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, वो लेकर जानी है। साथ ही साथ अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री हो वो लेकर जानी है। अगर आपकी जो डिग्री है परमानेंट वो आ चुकी है तो उसको लेकर जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास सिर्फ अभी प्रोविजनल है तो, ठीक है। और इसमें बताया गया था कि आपको इनकी एक एक जीरोक्स चाहिए और जीरो के नीचे अपने साइन कर देने हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, AWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो या और भी कुछ होता हो, तो वो भी आपको साथ लेकर जाना है, ठीक है। उसके अलावा है, अगर कोई PWD है तो जो भी उनका फॉर्मेट होता है उन्हें पता होता है कौन सा फॉर्मेट आपको चाहिए होता है, तो उसमें आपको लेकर जाना है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन होंगे तो एक्स सर्विसमैन को बताया हुआ है कि जो आपका NHR 6 है उस फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है, ठीक है। अंडरटेकिंग वगैरह है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आपने एज में छूट ली है, ठीक है, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा है हाँ, कि हो सकता है किसी की शादी हो गई हो या उसने अपना नाम चेंज करवाया हो, नाम मतलब नाम में चेंज किया हो, फिर सरनेम में कुछ में भी चेंज किया हो, तो आपको जो डॉक्यूमेंट है मतलब उसका प्रूफ है वो लेके जाना पड़ेगा। जैसे दिया हुआ है 14.4.7.1 में कि अगर आपकी शादी हुई थी, है ना, शादी होने के बाद आपका सरनेम चेंज हुआ हो, नाम चेंज हुआ हो, तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है प्रूफ के तौर पे। और पॉइंट 2 पे दिया हुआ है अगर आपकी शादी फिर से हुई है तो। और 3 पॉइंट पे दिया गया है अगर आपका डाइवोर्स हुआ है, तलाक हुआ है, तो उसके बारे में क्या करना है आपको, ठीक है। या फिर और कोई अलग रीज़न से आपने नाम चेंज किया हो फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी उसके बारे में बताया हुआ है। बता दी मैंने आपको। साथ ही साथ अपना जो आधार कार्ड है वो तो लेकर ही जाओगे आप।
फ़ोटोग्राफ ले जाना आप, है ना? ये सारी बातें होती हैं। उसके अलावा ये है आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो ये पूरा बताया हुआ है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ पर जो एड्रेस है जहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है वो बताया हुआ है। आपका जो ईमेल आईडी है वो बताई गई है। आप अपनी प्रॉब्लम्स किस मेल पर आपको उनको मेल कर सकते हो, ठीक है? उनका टेलीफ़ोन नंबर दिया हुआ है। बाकी 2 अपने टेलीफ़ोन नंबर और हैं, वहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हो। ये 24 तारीख का अपडेट था। जो 27 तारीख को आपको टीवी आया, आपको नोटिस आया, जो भी गलत आया, ठीक है? वो कल ज़रूर चेंज हो जाएगा, उसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिनका भी नाम नहीं आया है, ठीक है? बाकी आपकी और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अपना फेसबुक को है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ग्रुप है, वहाँ जाकर भी नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहाँ जाकर भी मैसेज कर सकते हैं, आपका कैसा भी कोई क्वेश्चन हो तो, ठीक है? अपना ध्यान रखें। आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की थी, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक